हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम क्वेस्ट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्या है, आप देख पा रहे हो, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिएक्शन टाइम। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं क्या कंडक्टर के बारे में। सिंपल सा है, अगर मान लो आपने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को आपने क्या करा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस केस में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। मान लेते क्या होगा, u1 वेलोसिटी, u2, u3 ऐसे करते करते जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी कुछ ना कुछ क्या होंगी, रैंडम मोशन की वेलोसिटी होगी। ठीक है, अगर मैं इस केस के लिए क्या निकालता हूं, एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं। ठीक है, तो उस केस के लिए क्या आएगा, वेलोसिटी u1 वेक्टर प्लस में u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर करते करते क्या है, बस u ऑफ n वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा n। ठीक है, इस केस के लिए जो आपका एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसी कंडक्टर को, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर आपने इसी कंडक्टर को क्या पुट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, प्रेजेंट। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ रैंडम मोशन कर रहे थे जिनकी वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या 0 आ रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है उसके अपोजिट सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देंगे। आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन में क्या लगा रहा है, कुछ न कुछ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, इन द क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्या लगेगा, वो फोर्स ड्यू टू, सिंपल सा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव का E मल्टीप्लाई बाय E। जैसे कि आप फॉर्मूला समझ चुके हो, क्या इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E होता है। ठीक है, उसी तरह से मैं ये वाले फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकता हूँ कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है उसके अपोजिट क्या लग रहा है, फोर्स, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स ना इस तरफ मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। और कह सकते हो कि फोर्स ये भी होता है, फोर्स क्या होगा, फोर्स हो गया M मल्टीप्लाई A के बराबर, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक सेम फिक्स्ड कॉमन एक्सेलरेशन से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस तरफ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं, इक्वेशन फर्स्ट और क्या इक्वेशन सेकंड, इनको इक्वेट करूं तो क्या आएगा, देखना, सिंपल m ऑफ a वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ e ऑफ e वेक्टर, जिससे कि जो a वेक्टर है क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा नेगेटिव e वेक्टर अपॉन में क्या m हमारे पास क्या है, हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, मास ऑफ सिंपल क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो इस केस के लिए क्या निकालता हूँ, इस केस के लिए निकालता हूँ एवरेज वेलोसिटी। क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे इस केस के लिए जो आएगा कि हमारे पास vd मान लेते हैं, क्या मान ले, इसको एवरेज वेलोसिटी को मान लेते हैं vd, जो कि होगा क्या, v ऑफ 1 वेक्टर प्लस में v ऑफ 2 वेक्टर प्लस में क्या आएगा, v ऑफ 3 वेक्टर, ऐसे करते करते क्या v ऑफ n वेक्टर होल डिवाइड पे क्या आ जाएगा n। अब एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि a v इक्वल टू u प्लस में क्या आ जाएगा 80। हमारे पास कुछ ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले यहाँ पे, तो जो v1 वेक्टर है इसको मैं क्या लिख लूं, उसको लिख सकता हूँ क्या, u1 वेक्टर प्लस में क्या आ जाएगा a वेक्टर, और क्या लिख लेता हूँ, टाउ। अब यहाँ पे ना जब पहला वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है इस तरफ से, कुछ ना टाउ 1 टाइम लिया होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं टाउ 1, ये टाइम है बेसिकली, प्लस में क्या आ जाएगा u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर और क्या आ जाएगा टाउ 2। ऐसे करते करते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या आ जाएगा, सिंपल u ऑफ n वेक्टर प्लस में a वेक्टर और क्या आएगा टाउ ऑफ n होल डिवाइड में क्या कर दो आप, इसको n कर दो। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब जब मैं इसको सेपरेट कर लूं, सेपरेट करने पे क्या आएगा, देखना, सेपरेट करने में कुछ ऐसा आ सकता है कि हमारे पास u ऑफ 1 वेक्टर प्लस में u ऑफ 2 वेक्टर प्लस क्या होगा, u ऑफ n वेक्टर होल डिवाइड बाय n प्लस a वेक्टर और क्या आएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस गिव्स टाउ ऑफ n होल डिवाइड बाय क्या कर दो, n कर दो। मैं इसको सेपरेट करके ये लिख सकता हूं। अब देखोगे
जो ये वाला टर्म आ रहा है, कौन सा वाला टर्म, जो ये वाला टर्म आप देख पा रहे हो, ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म है एवरेज वेलोसिटी जब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस था, उस केस में क्या था, उस केस में क्या था, जीरो। तो मैं इस वाले टर्म को पुट कर सकता हूँ जीरो, ठीक है। तो देखना सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो अभी तक जो हमारा क्या आ रहा है, बी डी वेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, वो है हमारे पास 0 प्लस में ए वेक्टर और यहाँ पे टाउ 1 प्लस टाउ 2 किस क्या, टाउ ऑफ एन होल डिवाइड पे क्या आ जाएगा, एन। ओके, अभी तक हमारे पास ये आ रहा है। और मैं बी डी को लिख सकता हूँ क्या, ए वेक्टर, और यहाँ पे मान लो क्या, टाउ मान लो, क्या मान लो इसको आप, टाउ मान सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है, देखना सिंपल सा है। अब ये जो टाउ है वो टाउ किसके इक्वल है, टाउ 1 प्लस में टाउ 2 प्लस गिव्स क्या, टाउ ऑफ एन, ठीक है, होल डिवाइड बाय एन। मैं इस टर्म को मैं खाली टाउ मान लेता हूं। ओके, अब यहां देखोगे आप कि जो ए वेक्टर है वो इसके इक्वल है, तो मैं इस ए की वैल्यू पुट कर दूं, तो बी डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्या है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ ई ऑफ वेक्टर अपॉन एम, और क्या आ जाएगा, टाउ। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया मैथमेटिकल टर्म। अब ये जो आप देख पा रहे हो बी डी, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ पे आप टाउ देख रहे हो, इस टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, सिंपल। अब ये होता क्या है, देखो हमने क्या करा, हमने इसको डिफाइन करने के लिए क्या कैसे, देखो सिंपल सा है, एवरेज वेलोसिटी गेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है कितनी वेलोसिटी गेन कर रहे हैं जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन है वो क्या है, सिंपल सा देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वो है क्या, द एवरेज वेलोसिटी गेन, है ना, average velocity gain by the free electrons, ठीक है, in the presence of electric field, presence of क्या आ जाएगा, electric field, क्लियर है। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो किसको, एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलेंगे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो आप ये टाउ देख रहे हो इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये होता क्या है, सिंपल सा है, जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं तो भाई कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, आपस में कोलाइड करेगा, क्या करेगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेगा ना। अब कोलाइड करने का जो टाइम है, क्या है, जो कोलाइड करने का टाइम है, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। तो द सक्सेसिव एवरेज कोलिजन क्या बोलेंगे हम, ये बोल सकते हैं क्या, टाउ, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, जो कि कंडक्टर के बारे में दो और नई प्रॉपर्टी को आप जान सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने समझा था किसके बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, उसी के ऊपर एक छोटा सा आगे डेरिवेशन है, क्या, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। हमें रिलेट करके बताना है, क्या रिलेट करना है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। फिर उससे हम क्या करेंगे, अपने ओम्स लॉ को ड्राइव करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। सबसे पहले अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन से, इसका लेंथ हमने L मान लिया, इसका एरिया हमने क्या मान लिया, A मान लिया, और इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक बैटरी से, जिसका पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। इसमें से करंट आई हमारे पास इस तरफ फ्लो के जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आ जाएगा टू द राइट, यानी कि इस तरफ, और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। ओके, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, तो इसके बीच में डायरेक्शन होता है, क्या होता है, देखो सिंपल सा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, वो होगा पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम ये भी कह सकते हैं, देखो सिंपल सा है, अब हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं कि n इक्वल टू हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि भाई इस कंडक्टर में एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम पे, सिंपल मान लो आप ये, एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम पे टोटल ना कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, n इलेक्ट्रॉन्स है।
और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, देखो इक्वल टू मान लेते हैं क्या, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन क्या हो जाएगा, ईच इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मुझे निकालना है कि भाई इस कंडक्टर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, जो क्या हो जाएगा, जो कि सिंपल n को यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n को अगर आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ से, तो क्या आएगा, वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ठीक है, अगर मुझे निकालना है टोटल चार्ज, क्या निकालना है, टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज होता है चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन। एक फॉर्मूला होता है चार्ज का, क्या होता है, n मल्टीप्लाई यानी कि क्वांटाइज कंडीशन ऑफ द टोटल चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वो है n a और l के बराबर। मल्टीप्लाई में क्या करोगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, वो है e, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, e से, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा n e a और l। हमारे पास क्या आ गया, टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर। ठीक है, अब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कहां से, मान लो इस वाले एंड से इस वाले एंड तक जाने के लिए जो टाइम लगा रहे हैं उसको मान लो t। ठीक है, ये मान लेते हैं t इक्वल टू, मान लेते हैं क्या, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय द, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल one end to another। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे निकालना हो करंट, क्या निकालना हो, सिंपल अगर मुझे करंट निकालना हो तो करंट क्या होता है, करंट होता है क्या, चार्ज अपॉन में टाइम, क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। और यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली टोटल चार्ज है किसका, कंडक्टर का। ठीक है, यहाँ पे आप पुट कर दो, देखो सिंपल सा है, तो क्या आएगा, चार्ज कितना है, चार्ज हमारे पास है क्या, n e a और क्या है l अपॉन में क्या पुट कर दो, टाइम। अब देखोगे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स ना इस तरफ मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव करेंगे, तो इस केस के लिए हमने जस्ट हम इस कॉन्सेप्ट से पहले समझा था क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। क्या था, देखो कि जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते थे vd। ठीक है, तो क्या हम इसको पुट कर सकते हैं, देखना कैसे, सिंपल सा है कि जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होगा क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम, सिंपल। और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उसको बोलेंगे कि हम vd, क्या बोलेंगे, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ से लेके इस वाले एंड से लेके इस वाले एंड तक ट्रेवल करने का जो डिस्टेंस है, क्या माना हमने, l माना है, कंडक्टर का लेंथ क्या मान लिया, l अपॉन में टाइम को t माना। ठीक है, तो क्या मैं इससे टाइम t को क्या पुट कर लूं, l अपॉन vd ऐसे पुट कर सकता हूँ, जी हाँ। तो यहाँ पे टाइम की जगह में ये पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखना सिंपल है, क्या आएगा कि करंट I इक्वल टू आएगा n e a l अपॉन में टाइम है, तो टाइम की जगह क्या आएगा l और यहाँ पे क्या आ गया vd। जब इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो लेंथ से लेंथ कट गया और vd कहाँ जाएगा, ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा n e a और क्या आ गया vd। ये हमारे पास मैथमेटिकल टर्म यानी कि रिलेशन आ गया, क्या, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो अभी तक हमने समझा कि रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद हम फर्दर करने वाले क्या, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, मतलब हम ओम्स लॉ को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी तक हमारे पास ये मैथमेटिकल टर्म आ रहा था, तो यहाँ पे आप जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख पा रहे हो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, इसका खाली मैं मॉड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा ई और क्या आएगा टाउ अपॉन में m, ये हमारे पास मैथमेटिकल टर्म था किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके, अब अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे तो क्या आएगा, सिंपल I इक्वल टू n e एरिया a और क्या आएगा e टाउ अपॉन में क्या आ गया m।
ये हमारे पास मैथमेटिकल टर्म है। फिर आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, वो था पोटेंशियल अपॉन में लेंथ के इक्वल। यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, एन ई स्क्वायर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन में एम है, हम फर्दर एन ई स्क्वायर एरिया वी टाउ अपॉन में क्या आ जाएगा, एम इंटू एल। ओके, जब यहाँ पोटेंशियल मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या आ जाएगा, डिवाइड क्या कर इसको आई अपॉन में v इक्वल टू एन ई स्क्वायर एरिया टाउ अपॉन में क्या आ गया, m इंटू एल। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या आएगा, वो आ जाएगा v अपॉन में i इक्वल टू आएगा m इंटू एल अपॉन में n ई स्क्वायर एरिया और क्या आ गया टाउ। अब देखोगे जो v इक्वल टू क्या होता है i, यानी कि v अपॉन i को मैं लिख सकता हूँ क्या, r। क्या लिख सकता हूँ, r लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये जो आप मैथमेटिकल टर्म देख पा रहे हो इसको मैं कहूंगा r। क्या कहूंगा, सिंपल सिंपल r, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे ये बन जाएगा r इक्वल टू क्या, m l अपॉन में n ई स्क्वायर एरिया और क्या आ जाएगा टाउ। ये हमारे पास आ गया मैथमेटिकल टर्म किसका, रेजिस्टेंस, यानी कि इस कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इसके बराबर है। अब देखो m हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या एरिया उस कंडक्टर का, और टाउ हमारे पास क्या एवरेज टाइम टेकन बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। अब ये सभी के सभी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या आएगा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। मतलब क्या कि अगर इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो फिक्स है तो ये जो R की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज करता है, वेरी करता है, तो ये रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होगा। इसी टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज, जिसको हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। अब देखो इस कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रो इक्वल टू एल अपॉन एरिया, यानी कि रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, क्या आएगा, रो एल अपॉन एरिया इक्वल टू क्या आ गया, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर और क्या एरिया और क्या टाउ। यहाँ देखोगे लेंथ से लेंथ कट गया, एरिया से एरिया कट गया, क्या बचे खाली रो, रेजिस्टिविटी बचेगा एम अपॉन में एन ई स्क्वायर और क्या आ गया टाउ। ये हमारे पास एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टर्म, जिससे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे क्या कि भाई किसी भी अलग अलग मटेरियल में टेम्परेचर के बढ़ाने से घटाने से क्या फर्क पड़ता है उसके रेजिस्टेंस पे और उसके रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज आने वाला है। तो हमने इस तरह से क्या करा, ओम्स लॉ को डिटेक्ट करके बता दिया इस रिलेशन से, किससे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से। अभी हमने समझा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टर्म जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, किसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, जो कि हम ओम्स लॉ को डिटेक्ट करके निकाल चुके थे। अब हमारा जो टॉपिक है किसके ऊपर है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब क्या है कि अलग अलग मटेरियल में टेम्परेचर के बढ़ाने से घटाने से उस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है उस पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं, मेटल, सेमीकंडक्टर और क्या होता है, इंसुलेटर, कंडक्टर कह सकते हो, ठीक है। मेटल को यहाँ पे फर्स्ट तो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मेटल, क्या ले रहे हैं, मेटल के लिए कह लो कंडक्टर, ठीक है, सिंपल सा है। अब होगा क्या, देखो सिंपली मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे कोई कंडक्टर है और वो कोई ना कोई कंडक्टर जो मेटलिक कंडक्टर है वो मेटलिक कंडक्टर से एक बैटरी से कनेक्ट है और इसका टेम्परेचर अभी मान लो क्या है, T0। T0 हमारे पास क्या मान लो, इसका इनिशियल टेम्परेचर, क्या मान लो, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या करता हूँ, अब इसमें ना कई सारे इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट की तरफ, है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब क्या करा, इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, मैंने इसका इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन का टाइम था, यानी कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन टाइम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो टाउ है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, क्योंकि
टेम्परेचर के बढ़ाने से सभी इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा फास्ट मोशन करने लगेंगे, जिनकी वजह से जो उनका कोलिजन टाइम वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो टाउ है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इन केस ऑफ मेटल यानी कि कंडक्टर वाले केस में। और जो रो होता है रेजिस्टिविटी, वो क्या होता है, वो होता है सिंपल m अपॉन में क्या, n e स्क्वायर, और क्या होता है टाउ। अब यहाँ पे टाउ अगर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। सिंपल टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आप सोचोगे, कोई समझ तो आ गया कि किसी भी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जो कि हम मैथमेटिकली देख ही पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कितना इंक्रीज करेगा, उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है, देखो रो इक्वल टू क्या है, रो नॉट और क्या आएगा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि रो हमारे पास है क्या, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, और रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर क्या आ जाएगा, T नॉट मतलब 0 डिग्री पे, ठीक है। और जो आप अल्फा देख पा रहे हो इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वो होगा डिग्री सेल्सियस, क्या आ जाएगा, इनवर्स। ये अलग अलग मटेरियल में अलग अलग इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हम इस मैथमेटिकल टर्म से क्या निकाल सकते हैं, सिंपल अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी कंडक्टर का कितना रेजिस्टिविटी हो चुका है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम इस तरह से मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। और आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि आर रेजिस्टेंस क्या होगा, आर नॉट, और क्या आ जाएगा, वो आएगा 1 प्लस अल्फा टी माइनस में क्या आ जाएगा, टी नॉट। सिंपल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, आर नॉट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री टी नॉट पे, और अल्फा तो पता ही आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, मेटेलिक वाले केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसको मैथमेटिकली हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर है। अभी हमने समझा कि मेटल वाले केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब समझते हैं सेकंड केस क्या, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर वाले केस में कोई भी हमारे पास क्या है, सपोज करना ये एक कंडक्टर बोल रहा हूँ मैं, कोई एक मटेरियल है, और ये जो मटेरियल है कैसा है, वो एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है, नहीं तो क्या है, नहीं तो है इंसुलेटर, क्या है, इंसुलेटर, ओके, इंसुलेटर और इंसुलेटर। तो इस वाले केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से इसका रेजिस्टिविटी बढ़ता है कि घटता है, क्या होगा देखना। सिंपल सा है कि फर्स्ट केस में जो कोलिजन टाइम था टाउ, वो क्या था, वो डिक्रीज हो रहा था, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल जो आप देखोगे रो इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन में n e स्क्वायर और क्या टाउ। इस वाले केस में टाउ डज नॉट वेरी, टाउ डज नॉट क्या करेगा, वेरी, मतलब ये टेम्परेचर के बढ़ाने से जो टाउ है यानी जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा वेरी नहीं करेंगे। होगा क्या, जो आपके पास n है, यानी कि n हमारे पास क्या, हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, और क्या होगा, वॉल्यूम, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, जो n है वो क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। इस केस में सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर वाले केस में कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो रो हमारे पास है रेजिस्टिविटी क्या करेगा, वो करेगा डिक्रीज। मतलब क्या कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इस केस में रेजिस्टिविटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, 1 अपॉन में टेम्परेचर। क्लियर है। तो ये मेटल वाले केस से थोड़ा सा अलग है। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा, यहाँ मान लो रेजिस्टिविटी रो और टेम्परेचर मान लो यहाँ पे इस तरह, तो इस ग्राफ को जिस तरह से करें, ओके। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इस केस में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। मेटल की तरह इंक्रीज नहीं करेगा।
तो अभी तक हमने समझा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल के लिए, ठीक है। तो मेटल केस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, क्या था हमारे पास फॉर्मूला ये था। अब इसी के छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो बेटर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ओम। मतलब क्या है कि एक प्लैटिनम वायर है और उस प्लैटिनम वायर का जो रेजिस्टेंस है एट द आइस पॉइंट कितना है 5 ओम, और स्टीम पॉइंट पे कितना है 5.3 ओम, ठीक है। When the thermometer is insert in the hot bath, अगर उसी प्लैटिनम वायर के थर्मोमीटर को हमने क्या करा, एक हॉट बाथ में इंसर्ट कर दिया, तो प्लैटिनम वायर का डिस्टेंस क्या हो गया 5.795 हो गया। तो हमें निकालना है उसका टेम्परेचर, निकालना है बाथ का कितना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज गिवन है, सिंपल रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री, तो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री पे कितना है, वो है 5 ओम किसी भी प्लैटिनम वायर का, ठीक है। और R एट स्टीम पॉइंट, मतलब R एट 100 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है कितना है, वो है 5.23 ओम, ठीक है। अब R ऑफ T यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 5.795 दे रखा है, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। कितना टेम्परेचर पे इतना आएगा 5.795 क्या हो जाएगा ओम, ठीक है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं तो क्या आएगा, देखो सिंपल सा है, R ऑफ 100 इक्वल टू R ऑफ 0 और क्या आएगा 1 प्लस अल्फा T माइनस में क्या हो जाएगा T नॉट, ओके। तो यहाँ पे R ऑफ 100 कितना है, R ऑफ 100 हमारे पास है कितना 5.23 इक्वल टू R ऑफ नॉट कितना सिंपल 5 है ना, और क्या आएगा 1 प्लस अल्फा और क्या आएगा T माइनस T, यानी कि टेम्परेचर 100 माइनस में 0, ओके। तो क्या आएगा 5.23 इक्वल टू 5 प्लस 5 अल्फा और क्या आ गया 100। हमने इसको सॉल्व कर लिया खाली, ठीक है। अब यहाँ पे 5.23 माइनस में 5 इक्वल टू क्या आएगा 5 अल्फा 100। जब इसको आप सॉल्व कर लो क्या आएगा, आ जाएगा 0.23 और फिर क्या अपॉन में 500 इक्वल टू क्या आ गया अल्फा। तो इससे हमने क्या निकाल दिया अल्फा, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाल दिया। अब हम अगेन करते हैं इस वाले फॉर्मूले में, अगेन इसका यूज करते क्या आएगा देखना कि हमें R ऑफ T रेजिस्टेंस पता है, R ऑफ T टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर नहीं पता है। R ऑफ नॉट और क्या आएगा 1 प्लस अल्फा क्या T माइनस में T, ठीक है। R ऑफ T पे कितना है 5.795 ओके। अब इस टेम्परेचर पे यानी कि 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना हुआ है 5 ओम, आपको देते हैं कितना 5 ओम और क्या आएगा 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना ये हमारे पास है 0.23 अपॉन में क्या आ गया 500 और क्या आएगा T हमें नहीं पता, वो निकालना है। माइनस में क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि 0 डिग्री पे हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करो कितना आएगा 5.795 माइनस में 5 इक्वल टू क्या सिंपल 0.23 अपॉन 500 मल्टीप्लाई क्या 5 मल्टीप्लाई में T टेम्परेचर। तब इसको आप सॉल्व करो क्या आएगा 0.795 मल्टीप्लाई 500 होल डिवाइड बाय 0.23 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 5 इक्वल टू क्या आएगा T टेम्परेचर। जब इसको आप पूरा सॉल्व करो क्या आएगा, वो आएगा T इक्वल टू कितना 346.65 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि उस बात का टेम्परेचर कितना है 346.65 डिग्री सेल्सियस। तो इस फॉर्मूले से आप कई सारे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें आप टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है।